नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जैनित एकेडमिक क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में। तो आज का ये सेशन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। अब ये समझा जाए कि वाष्प दाब है क्या। तो साथियों, नाम से पता चल रहा है कि वाष्प दाब का मतलब किसी वाष्प के द्वारा आरोपित दाब। अब वाष्प हमें मिलेगी कब? तो सब लोग जानते हैं कि भाई अगर हम किसी द्रव को गर्म करें तो द्रव को गर्म करने पर द्रव किस में कन्वर्ट होगा? वाष्प में कन्वर्ट होगा। अब ये वाष्प जो दाब आरोपित करेगी, इस दाब को हम बोलेंगे वाष्प दाब। मतलब इसे ऐसे समझा जाए कि हमारे पास एक बंद पात्र है। इस बंद पात्र में हमने कोई द्रव भर रखा है। इस द्रव को हम गर्म कर रहे हैं। जब हम इस द्रव को गर्म करेंगे तो ये द्रव क्या होगा? वाष्प में कन्वर्ट होगा और इसकी वाष्प ऊपर उठेगी और हमारे बर्तन की इस ऊपरी सतह से टकराकर ठंडी होगी। और जब ठंडी होगी तो इसका संघनन होगा। कंफर्म है कि हम इसे गर्म करेंगे, गर्म करने पर इसकी वाष्प निकलेगी, तो वाष्प जब इसके ऊपरी सतह से टकराएगी तो ठंडी होगी और ठंडी होगी तो इसका क्या होगा? संघनन होगा। ऐसी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में हमारे द्रव के वाष्पन की दर और हमारे वाष्प के संघनन की दर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं साम्य की अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य की अवस्था। अब इस साम्य की अवस्था में हमारे द्वारा उत्पन्न जो वाष्प है, ये वाष्प हमारे इस द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित करेगी, उसी दाब को हम बोलेंगे इस द्रव का वाष्प दाब। मतलब वाष्प दाब है क्या? कि किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो विद्यार्थियों, कंफर्म है वाष्प दाब? तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो है द्रव की प्रकृति, ताप और अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अब ये तीनों ही कारक हमारे द्रव की वाष्प दाब को प्रभावित कैसे करते हैं, इसे हमें समझना है। तो साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं वाष्प दाब के बारे में। तो इतना ध्यान में रहे कि वाष्प जितना ज्यादा बनेगा उसका दबाव उतना ज्यादा होगा, वाष्प जितनी कम बनेगी उसका दबाव भी उतना ही कम होगा। तो वाष्प दाब डिपेंड इस बात पे करेगा कि वाष्पन कितना हो रहा है। वाष्पन जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा, वाष्पन जितना कम होगा वाष्प दाब भी उतना ही कम होगा। इतनी बात हमें दिमाग में रखनी है। चलिए एक एक कारक के बारे में समझते हैं। पहले कारक की चर्चा करें तो पहला कारक है हमारा द्रव की प्रकृति। भाई द्रव की प्रकृति से मतलब यहां पर क्या है
कि हमारे द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कितना काम कर रहा है। भाई हर पदार्थ के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल कार्य करता है, तो हमारे द्रव के अणुओं के मध्य भी अंतर आणविक बल कार्य करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो द्रव हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक है और बी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम है। तो विद्यार्थी, जब भी हम किसी भी द्रव का वाष्पन करवाते हैं तो वाष्पन करवाते समय हम इसके अणुओं को ऊर्जा देते हैं ताकि ये इस आकर्षण बल का प्रतिकार करे और द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकले। तो भाई आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा हमें उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और आकर्षण बल जितना कम होगा उतनी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब अगर हम दोनों द्रव को समान ऊर्जा दें तो ये उस ऊर्जा का प्रयोग करके अधिक वाष्पित होगा और ये उसी ऊर्जा का उपयोग करके कम वाष्पित होगा, क्योंकि इसके बंधों को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी और इसके बंधों को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा चाहिए। भाई जिसका वाष्पन ज्यादा होगा वो वाष्प दाब भी ज्यादा रखेगा। तो वाष्पन किसका ज्यादा हुआ? जिसका आकर्षण बल कम हो। तो वाष्प दाब किसका ज्यादा हुआ? जिसमें आकर्षण बल कम। वाष्पन कम किसका हुआ? जिसमें आकर्षण बल अधिक है। तो वाष्प दाब भी कम किसका होगा? जिसका आकर्षण बल अधिक है। मतलब अगर हमारे द्रव में आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्प दाब कम होगा और आकर्षण बल अगर कम है तो वाष्प दाब अधिक होगा। दोनों बातें कंफर्म कि अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्प दाब कम होगा और आकर्षण बल कम है तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो हमने इसे डिफाइन भी किया है कि किसी द्रव का वाष्प दाब उसके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करता है। द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना अधिक होगा उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा। कंफर्म है? अब चलते हैं दूसरे कारक पर। हमारा दूसरा कारक है ताप। चर्चा करें कि भाई ताप कैसे प्रभावित करेगा। भाई हम जानते हैं कि हम किसी भी द्रव का टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उसके वाष्पन की दर उतनी ही बढ़ेगी। उसके वाष्पन की दर उतनी ही बढ़ेगी और जब वाष्पन की दर बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा, क्योंकि वाष्प की मात्रा ज्यादा बन रही है। और अभी हमने कहा कि जितनी ज्यादा वाष्प दाब उतना ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब क्या कि किसी भी द्रव का वाष्प दाब ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्योंकि वाष्पन की दर बढ़ती है। अब तीसरा कारक है अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अवाष्पशील विलेय का मतलब कि हमने हमारे विलायक में कोई पदार्थ घोला और ये घोला गया पदार्थ वाष्पित नहीं होता है। जब विलयन को गर्म करते हैं तो ये वाष्पित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने पानी में चीनी घोली, अब अगर हम इसके विलयन को गर्म करना शुरू करें तो वाष्पन पानी का होगा, चीनी का वाष्पन नहीं होगा। तो ये अवाष्पशील विलेय है। अब देखें कि अवाष्पशील विलेय प्रभावित कैसे करेगा वाष्प दाब को। मान लीजिए कि हमने एक पात्र में जल ले रखा है, हमने एक पात्र में जल ले रखा है। अब साथियों जल उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब अगर हम इस जल को गर्म करना शुरू करें तो उबलेगा कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब मान लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। हमने माना कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा हमें चाहिए। तो ये द्रव तो उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? 100 कैलोरी। मतलब इसे हम 100 कैलोरी ऊष्मा देंगे तो ये उबलना शुरू कर देगा। और वाष्पन तेज क्वथनांक पे ही होता है जब हमारा द्रव उबलता है।
अब चलिए हमने इसमें क्या कर दिया, कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो भाई जब द्रव को गर्म करेंगे तो ये अवाष्पशील विलेय भी गर्म होगा। ये अवाष्पशील विलेय गर्म होगा तो कुछ ना कुछ ऊष्मा तो लेगा। मान लीजिए कि ये 5 ही कैलोरी ऊष्मा ले रहा है, तो इस द्रव को उबालने के लिए कितनी ऊष्मा देनी थी? 100 कैलोरी। तो द्रव को चाहिए 100 कैलोरी और 5 कैलोरी हमारे अवाष्पशील पदार्थ ने ले ली। तो टोटल कितनी कैलोरी हमने ले ली? 105 कैलोरी। और हमने कहा था 1 कैलोरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाती है। मतलब जो द्रव पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था वो अब कितने पर उबलेगा? 105 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। इसका मतलब हमने क्वथनांक बढ़ा दिया। जो द्रव पहले उबल रहा था अब वो द्रव कुछ लेट से उबलेगा। जब ये द्रव लेट से उबलेगा तो वाष्पन की दर क्या होगी? घटेगी। तो वाष्पन की दर घटेगी तो वाष्प दाब भी हमारा क्या होगा? घटेगा। मतलब अगर किसी विलायक में हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब हमेशा घटता है। उसका वाष्प दाब हमेशा घटता है। तो देखिए इसे हमने लिखा भी है कि अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब हमेशा घटता है। अब यहां पर वाष्प दाब के घटने और अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति से रिलेटेड एक फार्मूला है कि यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब PS है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन का मतलब कि हमारे शुद्ध विलायक की तुलना में कितना क्वथनांक घटा है, बढ़ा है, वो आपेक्षिक अवनमन। अवनमन कितना हुआ वो देखिए। शुद्ध विलायक का कितना था? P0 और अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर कितना हो गया? PS। और अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर टेम्परेचर हमेशा क्या हो, क्वथनांक हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अवनमन कितने का हुआ वो निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे? घटाएंगे। और बटे में आ जाए तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं शुद्ध विलायक से कर रहे हैं तो बटे में P0, ये आपेक्षिक अवनमन। अवनमन क्या है? P0 माइनस PS और आपेक्षिक अवनमन क्या है? P0 माइनस PS अपॉन P0। ये आपेक्षिक अवनमन हमारे विलायक की मूल प्रभाज के बराबर है। मूल प्रभाज का फार्मूला हमने पढ़ा है ना कि जिसका मूल प्रभाज चाहिए उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये जो हमारा आपेक्षिक अवनमन है P0 माइनस PS अपॉन P0, ये हमारे अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसका उपयोग करके हमें इस पाठ के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व भी करना है। तो आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते समय ये फार्मूला हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पाठ में आगे चले तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक है हमारा राउल्ट का नियम। अब ये राउल्ट का नियम है क्या? ये जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम हमारे ऐसे विलयन के लिए है जो विलयन 2 या 2 से अधिक द्रवों को मिलाकर बनाया गया है। भाई हमें विलयन वो चाहिए जिसमें 2 या 2 से अधिक द्रव मिले। किसी द्रव में कोई ठोस या किसी द्रव में कोई गैस नहीं मिले। हमने 2 या 2 से अधिक द्रवों को मिलाकर एक विलयन तैयार किया। इस विलयन के वाष्प दाब को डिफाइन करने के लिए राउल्ट का नियम हम उपयोग करते हैं। ये राउल्ट का नियम कह रहा है कि अगर हमने 2 या 2 से अधिक द्रवों का एक विलयन तैयार किया तो इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो इसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव की आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर है। हम जानते भी हैं, मान लीजिए कि एक तराजू है, इस तराजू पर हमने 3 पदार्थ रख दिए A, B और C। तो इस तराजू की जो टोटल रीडिंग होगी वो A प्लस B प्लस C
ए का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान और सी के द्रव्यमान के योगफल के बराबर। सेम ऐसे ही हमने एक विलयन तैयार किया है जिसमें हमने 3 द्रव मिला दिए, ए, बी और सी। अब हम कहें कि इस विलयन का टोटल दाब कितना है, इन तीनों के दाबों के योगफल के क्या है, बराबर। इसी बात को राउल्ट का नियम समझा रहा है कि अगर हमने 2 या 2 से अधिक द्रवों का एक मिश्रण तैयार किया है, इस मिश्रण का जो कुल वाष्प दाब है उसमें उपस्थित हर अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर। अब आगे कह रहा है कि इन अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब है, ये आंशिक वाष्प दाब इन द्रवों की शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और विलयन में इनके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। आइए इसके एक एक पहलू पर विचार करते हैं। राउल्ट के नियम ने कहा क्या कि 2 या 2 से अधिक द्रवों से बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। अब आंशिक वाष्प दाब पे कह रहा है किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब अवयव के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उस अवस्था के विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारे राउल्ट का नियम। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म पे चर्चा करें तो हमने माना कि एक मिश्रण है, इस मिश्रण में ए, बी, सी डैश 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 और भी हमने क्या कर रखे, द्रव मिला रखे हैं। इन द्रवों का जो आंशिक वाष्प दाब है वो है पी ए, पी बी, पी सी एंड सो ऑन। तो हमारे विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो अभी हमने कहा ना कि इनके आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एंड सो ऑन रहेगा क्योंकि और भी द्रव है। अब हमने कहा कि चलिए इनके जो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब थे वो है P0A, P0B, P0C और इनके जो मूल प्रभाज है वो है XA, XB, XC। तो अभी हमने कहा ना कि जो आंशिक वाष्प दाब है वो इनके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। मतलब PA की वैल्यू P0A इंटू XA, PB की वैल्यू P0B इंटू XB, PC की वैल्यू P0C इंटू XC। ये वैल्यू अगर हम रख दें तो मिलता है हमें Pm इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB प्लस P0C इंटू XC। ये हमारे राउल्ट का नियम है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। राउल्ट के नियम की सीमा का मतलब कि किन किन परिस्थितियों में हमारे राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो सबसे पहली परिस्थिति है कि जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। अब ये आदर्श विलयन क्या है, इसकी चर्चा हम इस टॉपिक की बात करेंगे। अभी इतना जाना जाए कि हमारा जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होगा। जो विलयन आदर्श नहीं है उन विलयनों पर लागू नहीं होगा। दूसरी बात कि जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम तब लागू नहीं होगा जब हमारे विलेय के कण हमारे विलायक के कण के साथ क्रिया करना शुरू कर दे। मतलब हमारे विलेय और विलायक के बीच अगर अभिक्रिया हो जाएगी तो एक नया कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा। नया कंपाउंड बनेगा तो विलयन नहीं है। विलयन में हमारे विलेय और विलायक एक दूसरे से कोई अभिक्रिया नहीं करते, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो हमारे राउल्ट का नियम तब लागू नहीं होगा जब हमारे विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य कोई केमिकल रिएक्शन होगा। तीसरा कब लागू नहीं होगा, तो तीसरा टॉपिक आता है कि अगर हमने हमारे विलेय को विलायक में घोला और विलेय के कणों में वियोजन हो गया या फिर संगुणन हो गया। वियोजन का मतलब कि विलेय के अणु 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना शुरू हो जाए। संगुणन का मतलब 2 या 2 से अधिक विलेय के अणु आपस में मिलना शुरू हो जाए। इन दोनों ही परिस्थितियों में जब या तो वियोजन हो या तो संगुणन हो,
हमारे विलयन का वाष्प दाब बदलेगा, वेरिएशन में आएगा। और विलयन का वाष्प दाब जब बदलेगा तो हम राउल्ट के नियम का उपयोग नहीं कर सकते। तो राउल्ट के नियम की सीमा क्या है कि राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता जिनमें विलेय विलायक से क्रिया कर लेता है। तीसरा, राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता जो विलायक में वियोजन या संगुणन का गुण दिखाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये है हमारे राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं कि आदर्श विलयन क्या है। क्योंकि अभी हमने राउल्ट के नियम की सीमा में पढ़ा कि भाई राउल्ट का नियम आदर्श विलयनों पर लागू होता है। तो सवाल मन में आ रहा होगा कि भाई ये आदर्श विलयन है क्या। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आदर्श विलयन आखिर होता क्या है। भाई आदर्श विलयन वो है जो कुछ कंडीशन फॉलो करता है। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो आदर्श होगा, अगर कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो ये आदर्श नहीं होगा। अब कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि विलयन आदर्श वो होगा जो राउल्ट के नियम का पालन करे। राउल्ट के नियम का क्या करे? पालन करे। दूसरी कंडीशन है कि अगर हम विलेय और विलायक को मिला रहे हैं तो विलेय और विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए और न ही ऊष्मा ग्रहण होनी चाहिए। मतलब न तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो और न तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगर हम ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण कर रहे हैं मतलब अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अगर अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर हमारे वाष्पन की दर प्रभावित हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि विलेय तथा विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए न ही ऊष्मा नष्ट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हमारा विलयन आदर्श है। तीसरी कंडीशन कि अगर हमने विलेय और विलायक को मिलाया तो न तो आयतन बढ़ना चाहिए न तो आयतन घटना चाहिए। अगर आयतन बढ़ रहा है मतलब विलेय के अणु वियोजित हो रहे हैं, अगर आयतन बढ़ रहा है तो मतलब विलेय के अणु क्या हो रहे हैं? वियोजित हो रहे हैं। और अगर आयतन घट रहा है मतलब विलेय के अणु आपस में जुड़कर संगुणन कर रहे हैं। और अभी हमने बताया भी है कि अगर वियोजन या संगुणन होता है तो फिर वाष्प दाब नियत नहीं रहेगा, वाष्प दाब वेरिएशन में आएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि विलेय और विलायक को मिलाने पर न तो आयतन बढ़ना चाहिए न ही आयतन घटना चाहिए। तो साथियों, ये है हमारा आदर्श विलयन। मतलब आदर्श विलयन है क्या? तो ऐसे विलयन जो सभी संगठनों पर निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। पहली शर्त है कि राउल्ट के नियम का पालन करें। दूसरी शर्त है कि विलेय और विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा उत्पन्न हो और न ही ऊष्मा उत्सर्जित हो। यहां ऊष्मा उत्सर्जित हो।
तीसरी कंडीशन है कि विलय और विलायक को मिलाने पर न तो आयतन बढ़ना चाहिए और न ही आयतन घटना चाहिए। अगर हमने इन परिस्थितियों का पालन किया है तो ये विलयन हमारा कैसा है, आदर्श। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमांक, हिमांकौनमन, क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन। ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक भी होंगे। तो कल हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।